तो जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर हम लोगों ने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, वीबीटी, नॉमेनक्लेचर, ये सब कुछ पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आइसोमेरिज्म, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे एक आध क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं, तो इसलिए अच्छा आइसोमेरिज्म आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, क्लास 11th में भी थोड़ा बहुत था, तो अगर थोड़ा बहुत याद होगा तो बढ़िया है, अगर नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर से यहाँ सीखेंगे। तो हेडिंग डालेंगे आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म। शांत रहोगे, देखो शोर शराबा नहीं, चुपचाप जो लोग आ रहे हैं शांति से बैठ जाओ। तो आइसोमेरिज्म क्या होता है? हाँ शांत रहो। आइसोमेरिज्म क्या होता है भाई? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वैसे तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जरूरी नहीं होता है, तो लिखेंगे सिर्फ कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज ड्यू टू डिफरेंट स्ट्रक्चर, ड्यू टू डिफरेंट स्ट्रक्चर। यानी अगर हम बड़े सिंपल शब्दों में बोले तो हम आइसोमेरिज्म क्या बोलते, उसको बोलते हैं जब फॉर्मूला तो सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर दोनों के क्या है, अलग अलग है, और स्ट्रक्चर अलग होने की वजह से उसकी प्रॉपर्टीज हो सकता है एक या दो प्रॉपर्टी हो या मोर देन टू प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, बट एटलीस्ट एक दो प्रॉपर्टीज क्या होंगी, अलग होंगी दोनों कंपाउंड्स के अंदर। तो उन दोनों कंपाउंड्स को आपस में क्या बोला जाता है, आइसोमर बोला जाता है, और इस फिनोमिना को क्या बोला जाता है, आइसोमेरिज्म। क्या बोला जाता है, आइसोमेरिज्म, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें आर कॉल्ड आइसोमर्स, आर कॉल्ड आइसोमर्स, यानी जो कंपाउंड जिसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर अलग है, इसकी वजह से प्रॉपर्टीज अलग हो गई, उन्हें हम क्या बोलते हैं, आइसोमर्स बोलते हैं। एंड द फेनोमिना एंड द फेनोमिनम आर कॉल्ड आइसोमेरिज्म, और इस फेनोमिना को क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म बोला जाता है। अगर हम बात करें बच्चे आइसोमेरिज्म की, तो हमारे पास आइसोमेरिज्म दो तरीके का होता है। आइसोमेरिज्म, अगर मैं आइसोमेरिज्म की बात करूं तो ये दो तरीके के होते हैं, एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और एक होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। हाँ उसके जस्ट बाद ये, हाँ हाँ उसी के कंटिन्यूएशन में है जहां से लास्ट क्लास खत्म हुई थी। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा क्या है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अगर हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात करें तो इसमें हमें कौन कौन सा पढ़ना है, सबसे पहले पढ़ना है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, दूसरा हमें पढ़ना है लिंकेज आइसोमेरिज्म, तीसरा हमें पढ़ना है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट या इसको हम सॉल्वेट भी बोलते हैं, और चौथा हमको पढ़ना है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। तो ये चार हमें पढ़ने हैं स्ट्रक्चरल में। अगर हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंदर जाएं तो यहां हमें दो पढ़ने हैं, एक पढ़ना है जियोमेट्रिकल
आइसोमेरिज्म और दूसरा पढ़ना है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्लियर है इतना? इसको नोट डाउन करो, उसका एक एक करके हम सबसे पहले स्ट्रक्चरल पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम देखेंगे जो है ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। क्लियर है? नोट डाउन कर लो इसको। हो गया सबका? तो हमारे पास सबसे पहले हमें जो पढ़ना है वो स्ट्रक्चरल पढ़ना है। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अगर हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है? आइसोमेरिज्म ड्यू टू डिफरेंट केमिकल लिंकेज, यानी जो अटैचमेंट होगा लिगेंड का किसके साथ? सेंट्रल मेटल के साथ, वो अलग हो सकता है। एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिगेंड विद इन एंड आउटसाइड कोऑर्डिनेशन स्फीयर। आउटसाइड कोऑर्डिनेशन स्फीयर मतलब दो चीजें हो सकती हैं, या तो केमिकल लिंकेज अलग होगा, यानी अटैचमेंट लिगेंड की विद सेंट्रल मेटल एटम अलग अलग हो सकती है, और या फिर क्या हो सकता है कि लिगेंड कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर कितने थे और फिर वो बाहर कितने गए, यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर और बाहर अरेंजमेंट लिगेंड की अलग अलग हो सकती है। अब ये सारी चीजें क्लियर होंगी जब एक एक करके हम सारा पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है? आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। चलें? तो सबसे पहला जो है वो क्या है? अच्छा, ये स्ट्रक्चरल यहाँ लिखा हुआ है, इसको हटा ही देते हैं, क्या जरूरत है इसकी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम बात कर रहे हैं जिसकी वो क्या है? आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चर बहुत ही आसान है, इसमें कुछ भी मतलब बहुत ज्यादा मुश्किल है, बहुत इजी है। जो हमें समझना है वो ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल है। तो अगर मैं आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म की बात करूं तो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि सर यहाँ आयंस में कुछ चेंजेस होंगे। मान लिया मेरे पास एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला क्या है? सेम है। उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को मैंने वाटर के अंदर डाला तो उसने पहले कुछ और आयंस प्रोड्यूस किए और बाद में कुछ और आयन प्रोड्यूस किए, तो इसे हम क्या बोलेंगे? आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। जैसे एग्जांपल के लिए समझना, मेरे पास एक ही कंपाउंड है ये वाला, अगर मैं इसको एक्वस सॉल्यूशन में डालूंगा तो एक आयन तो ये मिलेगा जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है और दूसरा आयन मिलेगा Br माइनस। सही बात है ना? सेम फॉर्मूला देखो, एक प्लेटिनम NH3 4 थे, NH3 4 है, Br 2 थे, Br 2 है, Cl 2 थे, Cl 2 है, सब कुछ सेम है। लेकिन अगर मैं इसको पानी में डालूंगा तो यहां 2 Cl माइनस मिलेंगे और एक पूरा ये ब्रैकेट पे मिलेगा। तो कहने का मतलब दोनों का फॉर्मूला सेम है लेकिन दोनों अलग अलग आयंस प्रोड्यूस कर रहे हैं इन द एक्वस सॉल्यूशन, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म बोलते हैं। तो कह रहा है कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट गिव डिफरेंट टाइप ऑफ आयंस इन देयर एक्वस सॉल्यूशन आर नोन एज आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ये हो क्यों रहा है आप देखो ध्यान से, यहां Cl ब्रैकेट के अंदर था, यहां कहां गया? Cl ब्रैकेट के बाहर गया। जब मैं डेफिनेशन लिख रहा था स्ट्रक्चरल की तो मैंने क्या लिखाया? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिगेंड विद इन एंड आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अलग अलग हो सकती है डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर आप देख रहे हो तो पहले Cl ब्रैकेट के अंदर था, अभी Cl ब्रैकेट के बाहर है दूसरे वाले केस में, तो डिस्ट्रीब्यूशन ही तो अलग हुई है। ठीक, तो ये दोनों किसके एग्जांपल हैं? आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म का। CuNH3 NO3 का होल 2 SO4 ब्रैकेट के बाहर है, SO4 को अंदर कर दिया, NO2 को ब्रैकेट के बाहर कर दिया। आयंस अब क्या बनेंगे? NO2 बनेगा एक, यहां क्या बन रहा था? एक SO4 बन रहा था, मतलब आयंस अलग हो गए। तो कौन सा आइसोमेरिज्म हो जाएगा? आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म हो जाएगा। क्लियर है बात? ठीक, तो अगर हम बात करें तो ये हो क्यों रहा है भैया? एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन कोऑर्डिनेशन स्फीयर, यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर से आयंस बाहर आ रहे हैं और बाहर से आयंस अंदर जा रहे हैं।
आप मुझे बताओ, ये सिर्फ तब पॉसिबल है जब जो लिगेंड है वो लिगेंड की तरह तो बिहेव कर ही रहा है, लेकिन साथ में काउंटर आयन की तरह भी बिहेव कर सकता हूं। अब सर ये काउंटर आयन क्या होता है? ये जो ब्रैकेट के बाहर लिखा होता है ना, इसको क्या बोलते हैं बच्चे? काउंटर आयन बोलते हैं। तो Cl एक लिगेंड भी है और Cl काउंटर आयन की तरह भी बिहेव करता है, इसीलिए आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। Br एक लिगेंड भी है, Br काउंटर आयन की तरह भी बिहेव करता है, इसलिए पॉसिबल है। NO3 एक लिगेंड है, NO3 एक काउंटर आयन की तरह भी बिहेव करता है, इसीलिए पॉसिबल है। यानी अगर काउंटर आयन और लिगेंड दोनों की तरह बिहेवियर नहीं दे पाएंगे तो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म दिखाएंगे नहीं। ठीक है ना? क्लियर है बात? तो इसको नोट डाउन करोगे, फिर चलते हैं आगे। क्लियर है? अगला हमारे पास आता है बच्चे हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। अच्छा, इस हाइड्रेट को हम हाइड्रेट क्यों बोल रहे हैं? जो कि वाटर की बात करेंगे। अगर हम हाइड्रेट की जगह पर कोई दूसरा सॉल्वेंट ले लें, अच्छा ठीक, तो अगर हम हाइड्रेट की जगह क्या लिख दें, मतलब जैसे मान लिया पानी की जगह कोई दूसरा सॉल्वेंट ले लिया तो सॉल्वेट हो जाएगा। तो अगर कहीं नाम सॉल्वेट भी लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ, आपके सिलेबस में ज्यादातर आपको वाटर ही मिलेगा, कुछ दूसरा नहीं मिलेगा। ठीक है ना? चलो हम ना, ठीक। तो क्या कह रहे हैं ध्यान समझना, इससे पहले ब्रैकेट के अंदर बाहर कौन आ जा रहा था? लिगेंड एंड काउंटर आयन चेंज हो रहे थे। अभी वाटर आएगा और कुछ नहीं होगा। देखो ध्यान से, CrH2O का होल 6 बाहर क्या है? 3 Cl है। एक वाटर को बाहर कर दिया, एक Cl को अंदर कर दिया, तो बाहर क्या आया? पानी। एक और वाटर बाहर किया, एक Cl और अंदर कर दिया, तो अब बाहर क्या है? पानी। यानी एक्सचेंज किसका हो रहा है अंदर बाहर? वाटर का। यानी पहले जैसा ही बिहेवियर हो, बट अगर चेंज वाटर का हो रहा हो तो उसका नाम क्या दे देते हैं? हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, और कुछ नहीं है। द आइसोमेरिज्म इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनसाइड द कॉम्प्लेक्स आयन। यहां देखोगे तो कॉम्प्लेक्स आयन के अंदर 6 मॉलिक्यूल है वाटर के, यहां 5 हैं और यहां क्या है? 4 ही हैं। तो अलग अलग नंबर मौजूद है ना इनसाइड द कॉम्प्लेक्स, इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रेट आइसोमेरिज्म बोलते हैं। क्लियर है बात? अगर आप चाहो तो ये वाली लाइन छोड़ भी सकते हो, सिर्फ इतना ही लिख लोगे ये तीनों के तीनों क्या शो कर रहे हैं? हाइड्रेट आइसोमर, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। यानी वो बीच वाली लाइन आप चाहो काट दो, कोई दिक्कत नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है ना? अगला जो हमारे पास आता है उसका नाम है लिंकेज आइसोमेरिज्म। पहली बात तो लिंकेज और हाइड्रेट पहचानना बहुत आसान होता है। आपको पानी अगर दिख जाए लिगेंड के फॉर्म में तो आप समझ जाना कि यहां पर हाइड्रेट बन जाएगा, और अगर आपको एम्बीडेंटेट लिगेंड दिख जाए तो आप समझ जाना यहां लिंकेज आइसोमेरिज्म बन जाएगा। ठीक है ना? तो भैया ये आता क्यों है? ड्यू टू एम्बीडेंटेट लिगेंड की वजह से। जैसे अगर आप इसमें देखो एग्जांपल में, तो यहां NO2 है, तो यहां अटैचमेंट कोबाल्ट के साथ NO2 की कैसे हुई होगी? विद नाइट्रोजन। यानी यहां नाइट्रोजन ने बॉन्ड किया है, बॉन्ड विद कोबाल्ट। जबकि जब यहां जाओगे तो यहां ONO है, यहां डोनर एटम कौन है? यहां डोनर ऑक्सीजन है। अच्छा, इसको भी शॉर्ट में ही कर देते हैं। यहां डोनर कौन है? नाइट्रोजन है। सही बात है ना? तो यहां डोनर कौन है? नाइट्रोजन है। तो आप देख रहे हो अटैचमेंट में फर्क है, एक जगह ऑक्सीजन डोनेट करके बॉन्ड बना रहा है, एक जगह नाइट्रोजन करके बना रहा है। तो ये क्या हो गया? लिंकेज आइसोमेरिज्म हो जाएगा। ऐसा और किसके साथ देखने को मिल सकता है? CN आपको दिख जाए, NC, ये दोनों लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करेंगे जहां दिखेंगे। SCN आपको दिख जाए, NSC दिख जाए, तो ये दोनों भी क्या करेंगे? लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करेंगे। यानी सिंपल शब्दों में एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल एम्बीडेंटेट जो है लिगेंड ढूंढना है और आपको क्या मिल जाएगा? लिंकेज आइसोमेरिज्म देखने को मिल जाएगा। क्लियर है? अब देखना अगला हमारे पास है लिंकेज आइसोमेरिज्म। कौन सा? लिंकेज कर रहा हूं, सॉरी, कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म या कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। अब कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म को पहचानने का या ये कब होगा, इसका ये सबसे आसान तरीका क्या है? आपको 2 स्क्वायर ब्रैकेट दिखेंगे, यानी 2 कॉम्प्लेक्स दिखेंगे। ठीक है? 1 2 कॉम्प्लेक्स, यानी फॉर्मूले के अंदर आपको 2 कॉम्प्लेक्स दिखे तो समझ जाना यहां कौन सा आइसोमेरिज्म देखने को मिल जाएगा? कोऑर्डिनेशन मिल जाएगा। ठीक है ना? तो ये सबसे आसान तरीका पहचानने का। होता क्या है चेंज? देखो ध्यान से, यहां लिगेंड है ना,
यहाँ भी लिगेंड है, ये दोनों आपस में अदला बदली कर लेंगे, यानी एक लिगेंड निकल के यहाँ से यहाँ जाएगा और एक लिगेंड यहाँ से यहाँ आ जाएगा। तो आप देखो ध्यान से, यहाँ NH3 5 बचा है और यहाँ एक NH3 चला गया, यहाँ से एक CN इधर आ गया, तो ये दोनों क्या हो गए, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। और भी होगा, देखो ध्यान से, एक अभी बदला था, आप 2 बदल दो, 3 बदल दो, 4 बदल दो, 5 बदल दो, बदलते चले जाओ, आपको कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म देखने को मिल जाएगा। अगर मैं अगला लिखूं, इसका थर्ड वाला पोर्शन लेट से मैं लिख दूं, तो क्या आ जाएगा, CO आ जाएगा, NH3 का होल 4 आ जाएगा। अब यहाँ CN कितना आ जाएंगे, 2, CN का होल 2 आ जाएगा, फिर स्क्वायर ब्रैकेट, फिर आ जाएगा CR, उसके बाद फिर क्या आ जाएगा, CN का होल 4 बचेगा और NH3 का क्या आ जाएगा, होल 2 आ जाएगा। क्लियर है बात? तो ये भी कोऑर्डिनेशन आइसोमर है, क्या है, कोऑर्डिनेशन आइसोमर। तो इस तरीके से आप लिगेंड को चेंज, हाँ, लिगेंड को चेंज करके बना सकते हो। अच्छा हम बताएं, इसमें ये भी चेंज हो सकता है, यानी सेंट्रल मेटल एटम भी चेंज हो सकता है, बट कंडीशंस क्या क्या हैं, ये कब चेंज होंगे। आपके सिलेबस में जो है वो हमेशा लिगेंड ही बदलेगा, लेकिन अगर कभी गलती से मिल जाए तो याद रखना सेंट्रल मेटल एटम कैन ऑल्सो एक्सचेंज। लेकिन कब होगा, जब दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर सेम हो, जैसे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो, 6 हो। दूसरी बात कि दोनों अलग अलग होने चाहिए, दोनों क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे की जगह क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, यानी दोनों सेम हो, सॉरी दोनों अलग हो, दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर सेम होना चाहिए, तो मेटल भी, सेंट्रल मेटल एटम भी आपस में एक्सचेंज हो सकते हैं। अदरवाइज आपको एक बात पता है, अगर 6 के 6 CN उठा के यहां रख दूं और 6 के 6 NH3 वहां रख दूं, तो भी तो जो कंडीशन आप सोच रहे हो वही बन जाएगी। अगर मैं कोबाल्ट को इधर ले जाऊं, क्रोमियम इधर ले जाऊं, या फिर मैं यहाँ से 6 CN उठा के यहाँ ले आऊं, 6 NH3 वहां लेके चला जाऊं, तो बात तो सेम ही पड़ेगी ना। तो अगर आप नहीं भी याद रखोगे तब भी काम आपका निकल जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो कह रहा भैया ये आइसोमेरिज्म तब मिलेगा जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कटायनिक और अनायनिक दोनों ही कॉम्प्लेक्स हैं, और ये इंटरचेंज होता है लिगेंड का दोनों कॉम्प्लेक्स के बीच में, इसी वजह से ये आपको आइसोमेरिज्म देखने को मिलता है, इस वजह से आपको ये वाला आइसोमेरिज्म देखने को मिलेगा। अब मेरे पास जो अगला आता है वो है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। कौन सा है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। यहां पर लिंकेज में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, लिंकेज जैसे था वैसे रहेगा, जो एटम जिससे कनेक्ट थे वैसे ही रहेंगे, मतलब सिर्फ फर्क होगा रिलेटिव पोजीशन ऑफ द लिगेंड विद ईच अदर, या मैं बोलूं स्पेस में लिगेंड कैसे अरेंज हुए हैं ना, उनकी अरेंजमेंट में क्या दिखेगा, आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो सिंपल शब्दों में अगर हम बोलें तो ये आइसोमेरिज्म क्यों आता है, आइसोमेरिज्म ड्यू टू डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट, डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट, स्पेशियल अरेंजमेंट क्या होगी, अलग अलग होगी। इस वजह से जो आइसोमेरिज्म आपको देखने को मिलेगा उसे आप क्या बोलते हो, स्टीरियो आइसोमेरिज्म बोलते हो। जैसे कि आपने पीछे देखा भी था कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म के हमारे पास क्या होते हैं, टाइप हैं, और कौन कौन से हैं, एक ज्योमेट्रिकल है और एक क्या है, ऑप्टिकल है। तो अगर मैं इसके टाइप की बात करूं तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल होता ही है, हम सीधा स्टार्ट यहां से क्या कर रहे हैं, ज्योमेट्रिकल। कौन सा स्टार्ट कर रहे हैं पहले, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। कौन सा आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो अगर मैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात करूं तो ये क्यों आएगा, ड्यू टू डिफरेंट रिलेटिव पोजीशन ऑफ लिगेंड with each other, यानी एक दूसरे से रिलेटिव पोजीशन लिगेंड की क्या होगी, अलग अलग होगी। इस वजह से आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को मिलता है। अब यहां पर कुछ छोटी सी बातें और क्या हैं
कि एक आपको मिलेगा सिस फॉर्म, क्या मिलेगा, सिस फॉर्म मिलेगा, और एक आपको मिलेगा ट्रांस फॉर्म, ट्रांस फॉर्म। तो अगर हम सिस की बात करें तो आइडेंटिकल लिगेंड, आइडेंटिकल लिगेंड आर अटैच्ड with central metal atom from same side, from same side, from same side, या मैं बोलूं और at 90 डिग्री, ऐसे लिख देता हूं। चलो, आइडेंटिकल लिगेंड्स सेम साइड और एट 90 डिग्री, यानी या तो आइडेंटिकल लिगेंड एक दूसरे से कितने कितने एंगल पे हो, 90 डिग्री के एंगल पे हो, या मैं बोलूं कि दोनों सेम साइड से हैं। अभी दिखा रहा हूं मैं स्ट्रक्चर कैसे दिखती है। ट्रांसफॉर्म कब बनेगा, जब आइडेंटिकल लिगेंड क्या होंगे, एक दूसरे से अटैच होंगे फ्रॉम अपोजिट साइड, यानी कहां से अटैच है, अटैचमेंट अपोजिट साइड से हो, या फिर मैं बोलूं 180 डिग्री के एंगल पे हो। कितने डिग्री के एंगल पे, 180 डिग्री। तो अपोजिट साइड या फिर एट 180 डिग्री, 180 डिग्री एंगल, तो सिस और ट्रांसफॉर्म आपको देखने को मिलेगी। अब जितने भी, चाहे आप ऑप्टिकल की बात करो या ज्योमेट्रिकल की, हम ये दोनों आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे दो कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए, एक कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए और एक कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए, ठीक है ना। तो चले आगे। चल लो, ठीक। अब हम बात कर रहे हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और कोऑर्डिनेशन नंबर 4। किसके लिए बात कर रहे हैं हम, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए बात कर रहे हैं। तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो तो इस केस में मुझे दो ज्योमेट्री देखने को मिलती है, यानी और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए मुझे कितनी ज्योमेट्री देखने को मिलती है, शेप। एक मुझे मिलेगी टेट्राहेड्रल और एक मिलेगी स्क्वायर प्लेनर। टेट्राहेड्रल और दूसरी क्या होती है, स्क्वायर प्लेनर। दो ज्योमेट्री मिलेगी। जब टेट्राहेड्रल होती है ना तो हाइब्रिडाइजेशन होती है बच्चे sp3। कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। और जब स्क्वायर प्लेनर होता है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आता है, dsp2 हाइब्रिडाइजेशन आती है। अब अगर मैं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आपको बना के दिखाऊं तो सेंटर में क्या होगा, मेटल होगा, एक इधर लिगेंड है, एक इधर लिगेंड है, एक इधर लिगेंड है और एक यहां लिगेंड है। इन सबके बीच में बॉन्ड एंगल जो होता है 109 डिग्री 28 मिनट, या ऐसे बोलूं 109.5 डिग्री होता है, ठीक है ना। तो ये ज्योमेट्री जो आपको दिख रही है बच्चे, ये है टेट्राहेड्रल। कैसी है ये, टेट्राहेड्रल। वेयर अगर मैं स्क्वायर प्लेनर की बात करूं, किसकी बात करूं, स्क्वायर प्लेनर की, मैं इसको थोड़ा सा इधर कर रहा हूं। अगर मैं स्क्वायर प्लेनर की बात करूं तो ये मेटल है, इस मेटल से एक लिगेंड यहां मिलेगा, एक यहां मिलेगा, एक लिगेंड इधर मिलेगा और एक लिगेंड इधर मिलेगा। और इनके बीच में जो एंगल होता है ना, वो एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। और ये क्या होता है बच्चे, स्क्वायर प्लेनर होता है। क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर होता है। अब एक इंपॉर्टेंट बात कि जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है इसमें कभी भी जीवाई नहीं मिलेगा, नेवर सो जीआई, यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कभी भी नहीं मिलेगा, बिकॉज रिलेटिव पोजीशन ऑफ लिगेंड
relative position of ligand remains same, remains same। अब क्या मतलब हुआ इसका? देखो ये जो आपको दिख रहा है ये स्ट्रक्चर, ये क्या है? टेट्राहेड्रल है। ये कौन सी स्ट्रक्चर है? टेट्राहेड्रल है। अगर मैं टेट्राहेड्रल की बात करूं तो चाहे मैं बॉन्ड यहां से यहां मेजर करूं, ये भी 109.5 डिग्री का है। यहां से इधर मेजर करूं 109.5 डिग्री का, इधर से इधर मेजर करूं ये भी 109.5 डिग्री का। आप इनसे इसकी बात करोगे ये भी 109.5 डिग्री का, इससे इसकी बात करोगे ये भी 109.5 डिग्री का। मतलब सारे के सारे बॉन्ड एंगल चाहे कहीं से भी आप मेजर कर लो सब कितने के हैं? 109.5 डिग्री के हैं। सही बात है। अगर मैं इनमें से कुछ चेंज भी कर देता हूं, लेट से मैंने एक व्हाइट बॉल निकाल के यहां पे एक रेड बॉल लगा दी है। क्या लगा दी है? एक रेड बॉल। आप मुझे वो बताना, मैंने बोला है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तब बनता है जब रिलेटिव पोजीशन लिगेंड की बदलती है। मैं कह रहा हूं इस वाले व्हाइट के रिस्पेक्ट में, मैं इस वाले व्हाइट को पकड़ा हूं, इस वाले व्हाइट के रिस्पेक्ट में ये वाला यहां है और इसके बीच एंगल कितना है? 109.5 डिग्री है। मैंने अगर ये वाला रेड यहां से निकाला और ये निकाल के मैंने इधर लगा दिया, तब भी कितना रहेगा एंगल? 109.5 डिग्री ही रहेगा। क्या कुछ बदलेगा? चाहे मैं इसको जहां मर्जी वहां लगा लूं, कुछ भी नहीं बदलेगा। अगर कुछ बदल ही नहीं रहा है तो ये आइसोमर कहां से हुआ? तो मतलब आप टेट्राहेड्रल में जितना मर्जी उतना चेंज करना चाहो, किसी एक एटम के रिस्पेक्ट में दूसरे एटम की पोजीशन हमेशा क्या रहेगी? सेम रहेगी। और अगर सेम है तो कोई भी जीआई आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसीलिए टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं मिलता है। अब अगर हम बात करते हैं यही सेम चीज किसमें? स्क्वायर प्लेनर में। ये है स्क्वायर प्लेनर। ठीक, स्क्वायर प्लेनर में अगर बात करें तो ये एंगल देखोगे कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। कितने का है? 90। यानी सबके बीच में इधर देखो, यहां से यहां 90 डिग्री का एंगल, यहां से यहां भी 90 डिग्री का एंगल। अगर मैं इसको रोटेट करूं यहां से यहां भी 90 और यहां से यहां 90। अब मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। मैंने क्या किया? मैंने एक रेड बॉल लगा ली यहां पे। अब ध्यान से देखना, इस वाले व्हाइट बॉल को मैं पकड़ रहा हूं, इस वाले व्हाइट बॉल के रिस्पेक्ट में इसका एंगल कितना है? 90 है ना? 90। अगर मैं इस रेड बॉल को निकाल के मैं यहां लगा दूं तो अब इस वाली बॉल के रिस्पेक्ट में इसका एंगल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो गया। मतलब अगर मैं बॉल की पोजीशन बदल रहा हूं तो एंगल भी बदल जा रहा है ना। अगर आप सोचो यहां लगाया था तो कितना था? 90 ही था। अगर मैं इसको निकाल के यहां पीछे लगा देता तब भी 90 रहता, तब भी 90 रहता। तो ये जरूरी नहीं कि हर बार बदल जाए, ये जरूरी नहीं है कि हर बार बदल जाए। मुझे तो बस वो ढूंढना है कि एटलीस्ट एक बार कहीं बदल जाए। तो अगर मैंने ऐसे कर दिया ये अरेंजमेंट तो अभी भी तो 90 है। लेकिन इससे पिछली वाली अरेंजमेंट में आपने क्या देखा था कि इसके रिस्पेक्ट में जब मैंने इसको यहां लगाया था तो 180 डिग्री का एंगल आ गया था। मतलब दो अलग अलग अरेंजमेंट आ सकती हैं कि इसके रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन 90 भी हो सकती है और इसके रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन 180 भी हो सकती है। क्योंकि दो अलग अलग अरेंजमेंट मिल रही हैं तो मुझे तो यही देखना, स्पेस में अरेंजमेंट अलग होना, यही तो जीआई होता है ना। सही बात है ना। तो अगर अरेंजमेंट अलग बन रही हैं तो जीआई हो जाएगा। तो इसलिए यहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपको देखने को मिलेगा। तो अगर मैं बात करूं इन केस ऑफ स्क्वायर प्लेनर आपको जीआई देखने को मिलेगा। तो आप क्या लिखोगे? जीआई प्रेजेंट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ टू डिफरेंट बॉन्ड एंगल, टू डिफरेंट बॉन्ड एंगल। ये दो अलग अलग बॉन्ड एंगल हैं। कौन कौन सा? एक 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल है और दूसरा क्या है? एक 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल है। सही बात है ना। तो अगर 90 डिग्री पे अरेंज होंगे तो पास पास हो गए और 90 डिग्री पे सिस बनता है और 180 पे क्या बनता है? ट्रांस बनता है। तो हमें यही तो बनाना था। क्लियर है बात यहां तक? अब हमें देखना है कि कब कब और कैसे कैसे जीआई बनेगा, उसको देखना है अलग अलग केस। किसको समझना है? स्क्वायर प्लेनर को। टेट्राहेड्रल में सीधी सी बात है नहीं बनेगा। कहीं भी टेट्राहेड्रल आपको दिख जाए सीधा सीधा आंसर कि भैया बनेगा ही नहीं यहां। क्लियर है बात? तो हम आगे चलते हैं। तो सबसे पहले स्क्वायर प्लेनर के केस में हम समझते हैं केस 1। अच्छा एक बात क्लियर रखना,
कि जब भी मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की, तो हर बार मैं स्क्वायर प्लेनर की ही बात करूंगा, क्योंकि टेट्राहेड्रल मैंने क्लियर कर दिया बनता ही नहीं है, तो हम टेट्राहेड्रल ये कोई बात ही नहीं करेंगे। कुछ चीजें अभी बता दे रहा हूं। अगर मैं कहीं ए लिखूं, बी लिखूं, सी लिखूं, डी लिखूं अकेले स्मॉल लेटर में, तो इसका मतलब ये होगा मोनोडेंटेट लिगेंड। क्या मतलब होगा इसका? मोनोडेंटेट लिगेंड, ठीक है। और अगर मैं कहीं कैपिटल ए ऐसे 2 बार लिख दो सेम और ब्रैकेट लगा के, या फिर मैं कैपिटल ए बी और ब्रैकेट लगा के लिख दूं, तो ये दोनों केस में ये बाइडेंटेट है। कैसे हैं? बाइडेंटेट है, ठीक। लेकिन अगर हम बात करें ए के केस में, बाइडेंटेट होने के साथ साथ ये कहते हैं होमोडेंटेट हैं। कैसे हैं? होमोडेंटेट, क्योंकि डोनर एटम क्या है? सेम है। डोनर एटम दोनों के केस में क्या है? ए ही है। जब मैं ए बी लिखूंगा मतलब ये कैसा होगा? हेटेरोडेंटेट होगा। हेटेरोडेंटेट, क्योंकि यहां डोनर एटम क्या होंगे? अलग अलग होंगे। तो अगर डोनर एटम अलग है तो हेटेरोडेंटेट, डोनर एटम सेम है तो होमोडेंटेट। क्लियर है ना बात? तो ये भी बात थोड़ी सी याद रखनी है आपको कि हाँ ये दोनों चीजें भी आपको देखने को मिल सकती हैं, पहले से सिंबल पता होना चाहिए, ठीक। क्लियर है? अब केस 1 जो है वो है Ma4। क्या है? Ma4 मतलब M का मतलब है यहां सेंट्रल मेटल एटम से, और A क्या है? आपका लिगेंड है। तो 4 लिगेंड है, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। ऑब्वियसली हाइब्रिडाइजेशन sp3 नहीं हो सकती, जो कि टेट्राहेड्रल में बनता नहीं है, स्क्वायर प्लेन ही होगा और चारों के चारों सेम है। अगर मैं बात करूं, मैंने यहां M लिखा, एक यहां A लगाया, एक यहां A लगाया, एक यहां A लगाया, एक यहां A लगाया, आपको लगता है मैं किसी भी A को बदलूंगा अगर चारों सेम है तो कुछ फर्क पड़ेगा इससे? हर बार स्ट्रक्चर तो सेम ही रहेगी, कोई चेंज नहीं आएगा, चाहे मैं किसी भी A को कहीं भी लेके जाके बदल दूं। तो अगर कुछ चेंज ही नहीं आ रहा है तो क्या आपको आइसोमेरिज्म मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो आपको लिखना भैया यहां नो GI, यानी कोई GI नहीं मिलता है, कोई GI। अच्छा अब देखो, रीजन हर बार आपको पता होना चाहिए, क्योंकि रिलेटिव पोजीशन ऑफ द लिगेंड इज सेम। हर बार रीजन यही है कि सेम है रिलेटिव पोजीशन, कुछ चेंज हो नहीं रहा, इसलिए हम GI यहां पे नहीं दिखा सकते। दूसरा केस हमारे पास है कि सर ये हो जाए Ma3B। क्या हो जाए? Ma3B हो जाए। एक छोटा लिया बड़ा लिया? इसको इधर लिख देते हैं। तो अगर हम बात करें तो हमारे पास आता भैया केस 2 Ma3B। भाई चारों ए सेम ना हो करके एक 3 ए सेम हो जाएंगे, एक अलग हो सकता है भी, ऐसा भी तो हो सकता है। सही बात है ना? यानी 3 लिगेंड सेम है और एक लिगेंड अलग है। तो इस केस में अगर हम बात करें तो यहां हमने M बनाया, सही बात है, इधर A लगाया, इधर A लगाया, इधर B लगाया, इधर हमने A वापस लगाया। आपको क्या लगता है कुछ बदलने पर कुछ चेंज होगा? कुछ भी नहीं बदलेगा। क्या? अगर बात करूं इस B के बगल में अभी भी A है, अभी भी A है, क्योंकि ये तीनों तो सेम है ना। B को मैं कहीं भी लगाऊं वो हमेशा A के बगल में तो आएगा ना, और तीनों के तीनों एग्जैक्टली सेम ही लाइन पे आएंगे। अच्छा मान लिया लेट से मैंने इस B को यहां से उठा के यहां लगा दिया और यहां ये लगा दिया, अभी भी 3 एक साथ आ रहे हैं और एक भी अलग आ रहा है, कुछ फर्क पड़ा? आप जहां मर्जी वहां ले जाके लगा दो, कोई रिलेटिव पोजीशन में कोई चेंज नहीं आएगा। बी के रिस्पेक्ट में ए सारे हमेशा क्या है? वैसे ही हैं। 2 ए 90 डिग्री पे हैं, एक ए हमेशा कितने पे है? 180 पे है, कुछ बदल ही नहीं रहा है, तो भैया कोई GI यहां पे भी नहीं होगा, नो GI। सही बात। अब चलते हैं, अगला जो केस आ सकता है वो क्या है? केस नंबर 3। केस 3, और केस 3 की अगर हम बात करें तो क्या हो सकता है सर? Ma2B2 कि सर दो, एक तरीके के 2 लिगेंड है और एक तरीके के 2 लिगेंड, मतलब 2 अलग अलग टाइप के लिगेंड है हमारे पास। तो अगर 2 अलग अलग टाइप के लिगेंड हो तो इसमें की इस केस में क्या हो सकता है भाई? M यहां है और यहां हमने लगाया A, और यहां हमने क्या लगाया? A, यहां हमने क्या लगाया? B, और यहां हमने क्या लगाया? B।
अगर आप देखो तो यहां बी दोनों कितने डिग्री के एंगल पे हैं? 90 डिग्री के एंगल पे। यही अरेंजमेंट मैं दोबारा से बना सकता हूं। अगर मैंने यहां एम रखा, यहां मैंने ए लगाया और एक ए इधर लगाया, यहां मैंने बी लगाया और एक बी मैंने इधर लगाया, तो अब अगर आप देखो तो रिलेटिव पोजीशन ऑफ ए कितने पे है? 180 डिग्री पे। पहले कितना था? 90 डिग्री पर। तो इसको हम क्या बोलते हैं? सिस बोलते हैं। जब पास में हो, रिलेटिव पोजीशन 90 डिग्री पे हो। अच्छा, मैंने बी को देखा, आप ए को भी देख सकते थे। जैसे यहां मैंने, अच्छा इसमें बी को देखा था, इसमें भी एक में काम करते हैं, रुको। जैसे मैंने यहां बी को देखा था ना पास में, तो यहां अगर मैं बी की पोजीशन देखूं तब भी तो वही है, 180 डिग्री पर। आपकी मर्जी है, आप ए को देख लो या बी को देख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कौन सा फॉर्म बनेगा? सिस। और ये कौन सा है? ट्रांस। तो मतलब आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को मिलेगा इन केस ऑफ Ma2B2 के केस में, Ma2B2 के केस में। फिर हमारे पास, अच्छा कितने आइसोमेरिज्म आपको देखने मिले? 2। तो यानी आप भी बोल सकते हो कि भैया Gi कितने मिलेंगे? 2 मिलेंगे। अब इसके बाद हमारे पास आता है केस 4। अगर हम केस 4 की बात करें तो हमारे पास क्या होगा भैया? Ma2। अब देखो अगर मैं ऐसे करूं MAB3, तो क्या ये पहले जैसा नहीं हो जाएगा? तो कोई मतलब ही नहीं बनता इसको, समझ रहे हो ना? क्योंकि 3 अलग हो, एक डिफरेंट हो, चाहे ए अलग हो या बी अलग हो, बात तो सेम ही है। तो ये बनाने का कोई मतलब बनता नहीं है। तो MABCD सब अलग हो गए। क्या हो गए? MABCD। इस केस में आपको सिस एंड ट्रांस तो देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आपसे कुछ चीजें जरूर देखने को मिलेंगी। वो क्या है? आइसोमेरिज्म। यानी M आपने यहां रखा, यहां पर हमने ए की पोजीशन फिक्स कर दी। इसकी मैं कॉपी कर ले रहा हूं। हाँ, देखना ध्यान से। अगर मैं यहां ए की पोजीशन को फिक्स कर दूं, ए यहीं रहेगा, ए को नहीं बदलूंगा मैं, ठीक। अब मेरे पास बचा क्या है? बी और सी बचा है। तो मैंने क्या किया? डी का गया, डी भी तो बचेगा। हाँ, मतलब ए हो गया, बी सी डी बच गया है। तो मेरे पास यहां मैंने लगाया बी को, यहां मैंने लगाया सी को, और यहां मैंने लगाया डी को, ठीक। अपोजिट में ए के कौन है? सी है। तो अगली बार अपोजिट में मैंने बी को लगा दिया, यहां सी कर दिया और डी यहीं रहने दिया, ठीक है। फिर इन दोनों को चेंज कर दिया, जहां सी था वहीं रहने दिया। इसके अपोजिट में किसको ले आया? डी को ले आया, और इसके अपोजिट में किसको ले आया? मतलब यहां बी ले आया। क्लियर है बात? तो अगर आप देख रहे हो यहां विद रिस्पेक्ट टू ए क्या था सामने? सी। ए के सामने क्या है? बी। ए के सामने क्या है? डी। ये 3 आइसोमर बनेंगे, लेकिन हाँ यहां सिस एंड ट्रांस नहीं हो सकता, बट आइसोमर तो बनेंगे ना। तो कितने जीआई बनेंगे यहां? जीआई इक्वल टू कितना बन जाएगा? क्या मोनोडेंटेट लिगेंड में जो पॉसिबिलिटी हो सकती थी वो खत्म हो गई? क्योंकि हमने सारी लिगेंड ही अलग कर दिया। अब इसके बाद क्या ही होगा? अब आते हैं किस पे? बाइडेंटेट पे। किस पे आते हैं? बाइडेंटेट पे। चलो चलो पर आगे चलो, वो शुरू से देखते हैं। क्या कह रहा हूं? हाँ, अगला मेरे पास एक और केस बन जाएगा। यहां पे केस 4 हो गए थे ना, 5। 5 वाले में क्या होगा बच्चे? इधर देखो, MA2BC। ये भी तो बन सकता था कि भैया 2 सेम हैं, लेकिन बाकी के दोनों क्या हैं? अलग अलग हैं। तो इस केस में क्या होगा? मेटल यहां सेंटर में, इसको कर लो कॉपी पेस्ट। तो देखना ध्यान से, अगर हम बात करें तो जो सेम है उस पर ध्यान देना। अगर मैंने सेम वालों के बगल बगल में लगा दिया और सेम वालों को अपोजिट पे लगा दिया, अब बच गए क्या? बी और सी। यहां लगा दिया, यहां बी और यहां सी लगा दिया। तो आप बताओ यहां पर ये दोनों जो सेम सेम थे वो कहां हैं? पास में है 90 पे। तो क्या बोलेंगे इसको? हम सिस बोलेंगे। और यहां पर दोनों कहां हैं? अपोजिट हैं। तो क्या बोलेंगे इसको? हम ट्रांस बोलेंगे, ठीक। अब हमारे पास अगला आता है केस 6। अगर आप केस 6 में जाओगे तो मेरे पास
आता है MAA होल 2, यानी बाइडेंटेट हैं और दोनों क्या हैं, सेम हैं। आपको क्या लगता है बनेगा कि नहीं बनेगा? देखो ध्यान से, M रखा, यहां A और यहां A, और ये दोनों आपस में कनेक्टेड रहेंगे क्योंकि बाइडेंटेट है ना, ये आपस में कनेक्टेड होंगे। यहां भी, यहां एक A और यहां एक A, और ये दोनों आपस में कनेक्टेड होंगे। आप कुछ चेंज करो जो कुछ बदलेगा क्या? कहीं कुछ भी बदल दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। सही बात है ना? इस A को ऊपर नीचे कर दो, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मतलब यहाँ क्या होगा, नो GI। अच्छा यहाँ कितने GI बने भाई? GI 2 थे। इसका बनाओ केस 7 MAB होल 2। आप लोग बनाओ, देखो क्या बनाते हो, बन जाएगा। सिर्फ फर्क क्या होगा, ये मैंने कॉपी करके यहां लगा दिया, थोड़ा सा साइज छोटा कर देते हैं, एडजस्ट हो जाएगा। हाँ हाँ बनाओ। अब देखो ध्यान से, AB है तो मैंने ये कर दिया, देखो यहां B लगाया और यहां B लगाया। अभी अगर आप ध्यान से देखो, दोनों B सेम साइड में है। सही बात है ना? तो क्या होगा, ये सिस होगा। अगर मैं यही बनाऊं और दोनों B को क्या कर दूं, अपोजिट साइड में कर दूं, तो क्या बन जाएगा, ट्रांस। मतलब इस B को मैंने यहां से उठाया, इस A को हटाया, यहां पे मैंने लगा दिया B, और A जहां था वहीं रहने दिया, तो ये क्या बन जाएगा, ट्रांस बन जाएगा। कितने हैं GI? 2। क्या तो बात तो सेम ही है ना, यहाँ A पास में 90 पे, यहाँ A दूर में 180 पे। चाहे आप B देखो चाहे A देखो, बात सेम ही आएगी ना, ठीक है ना? बनाओ इसको। अगला मेरे पास यहाँ कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको देखो ध्यान से, यहाँ क्या है, चुपचाप बैठे रहोगे। ये मेरे पास मेटल है, मुझे लिगेंड देखना है। तो लिगेंड, ये एक टाइप का लिगेंड हो गया। अगर मैं बोलूं तो ये A2 हो जाएगा, और ये दूसरा टाइप का हो जाएगा B2, और ये M। तो फॉर्मेट कौन बना, MA2B2। GI मौजूद होगा, हमें पता है, अभी बना के आ रहे हैं पीछे, तो बनाते हैं GI। हाँ बनाना है बिल्कुल GI। तो इसका GI कैसे बनेगा भाई साहब, सेंटर में हमारे पास आएगा प्लेटिनम, क्या आएगा, सेंटर में आएगा प्लेटिनम, और इधर हमने लगाया NH3, और इधर भी हमने लगाया क्या, NH3। इस साइड हमने लगाया क्या, Cl, इस साइड हमने क्या लगाया, Cl। तो अगर आप Cl को देख रहे हो, Cl को ही देख लो, आपका मन करे NH3 देखना है, NH3 देख लो, सेम साइड में है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, सिस। इसका एक नाम होता है सिस प्लेटिन। क्या नाम होता है इसका, सिस प्लेटिन। और याद रखना, यूज्ड एज कैंसर ड्रग्स, मतलब कैंसर के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल किया जाता है, याद रखना है इसको, ठीक है ना? सिस प्लेटिन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको हम, सिस प्लेटिन बोलते हैं। जबकि अगर हम यही सेम स्ट्रक्चर बनाएं, बस Cl को अपोजिट कर देना है, तो बस हो जाएगा काम। तो हमने यहां से एक NH3 पकड़ा, इसको इधर ले आए, और एक Cl को इधर लेके चले गए। अच्छा कहाँ, गलत जगह पे चेंज कर रहा हूँ ना। यहां से एक NH3 को पकड़ेंगे, अरे अभी भी तो सेम हो रहा है क्या, ऊपर नीचे चेंज करना ना, इसको इधर ले जाना है और इसको इधर ले जाना। ये इधर आ गया और ये इधर आ गया। अब आपको बिल मिल गया ट्रांसफॉर्म, कौन सा मिल गया, ट्रांसप्लेटिन बोलते हैं इसको। उस वाले का बनाओगे, इसका इस्तेमाल नहीं करते। इसका बनाओगे भाई साहब आप ही लोग, MA2B। तो आपको पता है ये क्या है, A2 है, और ये B है, ये C है, और M है। तो MA2BC बनाना तो फटाफट। तो अगर आप लोगों ने बनाया होगा तो भैया यहां लगाया है प्लेटिनम,
ऐसे 4 डंडे लगा के ना कॉपी तो मैं कर ही लेता हूँ। सर ये गलत बात। तो आपको क्या करना है, देखो जो जो सेम है उन्हीं को देखो ध्यान से। NH3 यहां लगाया और NH3 यहां लगाया तो सिस बन गया। NH3 यहां लगा के एक NH3 यहां कर दिया तो ट्रांस बन गया। और बाकी जो बचा हुआ था यहाँ Cl, यहाँ Br, ठीक है, यहाँ Cl और यहाँ Br, कोई दिक्कत नहीं। तो ये बन गया आपका सिस और ये वाला बन गया आपका ट्रांस। कितने GI? 2 GI। क्लियर है ना बात? ठीक है, अगला देखो एक और, ये वाला, चलो जल्दी से ये वाला ही बनाओ। ये कौन सा फॉर्म है? MABCD। हाँ 3 बनेंगे, सिस और ट्रांस तो नहीं होगा लेकिन 3 पोजीशन से अलग अलग आएंगे। क्या क्या बनाया आप लोगों ने? 3 एक, अच्छा कॉपी किया था ना, हो सकता है कुछ उसका, चलो कोई नहीं, लिख ही लेता हूँ। की जगह हाँ इधर देखो, अगर हम एक की पोजीशन फिक्स कर दें, किसकी कर दें? PY की कर दें। मैं चलो NH3 कर दे रहा हूँ। NH3 की पोजीशन फिक्स कर दिया, इधर मैंने लगा दिया पहले PY, यहाँ लगा दिया Cl, यहाँ लगा दिया Br। अगली बार में मैंने NH3 वहीं रखा। अच्छा NH3 को मैं सर्कल कर दे रहा हूँ ताकि ये रहे कि हाँ ये पोजीशन हम फिक्स कर रहे हैं। तो साइकिल चला लो ना। हाँ तो अब की बार हम क्या कर रहे हैं, Cl को यहाँ ले जा रहे हैं और Br यहाँ ले आए और PY यहीं रहने दे रहे हैं, ठीक है ना। NH3 एज इट इज अपनी जगह पे फिक्स है, जहां पर हमने PY ले आया और यहाँ Br ले आए और Cl जहां था वहीं रहने दिया, तो ये बन गया आइसोमर। एक और बस लास्ट ये वाला बनाना है। अब देखना यहाँ से, ये कौन है? ग्लाइसिनेटो है। और ये कौन से टाइप का है? AB, बाइडेंटेट लेकिन AB टाइप का है। तो कौन सा हो जाएगा? MAB। तो ये वाला फॉर्म बनेगा, ठीक है ना भाई साहब। दोनों एटम अलग अलग होते हैं इसलिए होगा। GL और Y होगा ना, GL Y अलग अलग। हाँ नालायको, चुप रहो, मैं समझ गया इसका। इधर देखो मैं बना लेता हूँ भाई मैं ही बना लेता हूँ। इधर देखो ध्यान से। हाँ अगर हम बात करें तो ग्लाइसिनेटो कैसा होता है? CH2 NH2 C डबल बॉन्ड O माइनस। एक ऑक्सीजन डोनर है, एक नाइट्रोजन डोनर है, समझ गए ना। तो ग्लाइसिनेटो पूरा नहीं लिखा हुआ, स्ट्रक्चर ये होती है। तो मतलब मेरे लीगेंड पढ़ाने का कोई मतलब नहीं निकलेगा अगर तुम ऐसे करोगे। वो करेगा। तो यहाँ पे अगर हम इसको पकड़ के ले जाए, यहाँ ऐसे रखते, इधर देखो, तो अगर डोनेशन यहां से और यहां से ये कर रहा है, सही बात है ना। इसी को इधर भी हमें बनाना है, तो कैसा बनेगा भाई साहब? यहाँ NH2, यहाँ CH2, यहाँ C डबल बॉन्ड O और यहाँ O माइनस। अब ध्यान से देखना इधर, यहाँ नाइट्रोजन डोनर, सही बात है ना, और यहाँ ऑक्सीजन डोनर। आप देखो ऑक्सीजन डोनर सेम साइड है, तो कौन सा फॉर्म बनेगा? सिस। अब अगर हम इसी को क्या कर दें, मतलब कॉपी नहीं कर सकता यार, यहाँ प्लैटिनम लगाया, इधर वाला तो कॉपी कर ही लूंगा, ठीक। इधर से केस में क्या किया, इधर देखो, इधर हाँ CO माइनस और यहाँ डबल बॉन्ड O, उसके बाद यहाँ CH2 और उसके बाद H2N। अब इस केस में, हाँ ध्यान से देखना, इस केस में भैया डोनर यहाँ से ऑक्सीजन है और यहाँ से नाइट्रोजन है। अगर आप देखो तो ऑक्सीजन डोनर के सामने क्या है? नाइट्रोजन डोनर। ऐसे बोलो, नाइट्रोजन डोनर 180 डिग्री के एंगल पे है, तो कौन सा फॉर्म बन जाएगा? क्या आप सब लोगों को कोऑर्डिनेशन नंबर 4 क्लियर है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में सिस एंड ट्रांस कैसे बन रहे हैं, ठीक है ना। तो अब अगली क्लास में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात करेंगे
ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में कुछ है नहीं, तो अगली क्लास में ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा, जो रह गया बचा हुआ, ठीक है ना। तो आज के लिए बस यहीं तक, धन्यवाद। ठीक, हाँ, लाइक और सब्सक्राइब और शेयर, ठीक है ना।